मेरी कहानी का शीर्षक है अतीत से झांकता आंगन। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें हम छोड़ तो आते हैं, लेकिन वे हमें कभी नहीं छोड़ती। समय कितना भी बीत जाए, जीवन हमें कितनी ही दूर क्यों न ले जाए, उन जगहों की मिट्टी हमारे भीतर कहीं न कहीं लगी रहती है। मेरे लिए ऐसी ही एक जगह है मेऊ। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा अंचल की पामगढ़ तहसील में बसा एक छोटा सा गांव। मेरे लिए मेऊ केवल गांव का नाम नहीं था, वो मेरे बचपन की वो किताब थी जिसके हर पन्ने पर कोई चेहरा था, कोई आवाज़ थी, कोई खुशबू थी, कोई लोकगीत था और कोई ऐसा आत्मीय स्पर्श था जिसे समय की तेज धारा आज तक मिटा नहीं पाई। आज भी जब शहर की भाग दौड़ से फुर्सत पाकर मैं अपने उस पुश्तैनी गांव की ओर जाती हूँ, तो मेरी आंखें सबसे पहले उसी पुराने आंगन को तलाशती है। लाल मिट्टी से लिपा हुआ वो चौकोर आंगन और उसके बीचों बीच खड़ा हर सिंगार का पुराना पेड़, उसकी डालियों से झरते सफ़ेद नारंगी फूलों में मुझे जाने कितने बीते हुए दिनों की आहट सुनाई देती है। उस आंगन में पहला कदम रखते ही लगता है जैसे समय ठहर गया हो या शायद पीछे लौट गया हो। मैं फिर वही 5 साल की गुड्डी बन जाती हूँ, छोटी सी, चंचल, जिद्दी और अपने लोगों के पीछे पीछे भागती हुई। मेरा नाम सुजाता था, लेकिन मेऊ में मुझे शायद ही कोई सुजाता कहता था। घर परिवार और गांव के लोग सब मुझे प्यार से गुड्डी ही कहते थे और वो मेरी दुनिया थी, मेऊ का वो अलबेला बचपन। मेरी नानी का गांव मेऊ था, मेरे मामाओं का गांव भी मेऊ था और हमारे परिवार की जड़ें इस गांव की सौंधी मिट्टी में बहुत गहरी गड़ी हुई थी। मेरे नाना जी श्री गजानन गौरहा और उनके छोटे भाई श्री सतानंद गौरहा, दोनों भाई एक ही छत्र छाया में बड़े प्रेम और आत्मीयता के साथ रहा करते थे। गजानन गौरहा की 2 संतानें थीं, मेरी माँ शैला और मेरे ओंकार मामा। सतानंद गौरहा की भी 2 संतानें थीं, मेरी शकुन मौसी और मेरे शरद मामा। लेकिन ये तो केवल रिश्तों का हिसाब था। उस घर में रिश्तों का हिसाब रखा ही कहाँ जाता था। किसका बच्चा किसका है, किसका कौन भतीजा है, कौन किसकी बेटी है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बच्चे सबके थे। किसी एक बच्चे को चोट लगती तो कई गोदें उसे उठाने के लिए आगे बढ़ जाती। कोई बच्चा रूठता तो कोई दूसरा उसे मनाने लग जाता। कभी किसी ने ये नहीं कहा ये बच्चा मेरा है, ये तुम्हारा बच्चा है। कभी ये हिसाब हुआ ही नहीं कि किसे कितना मिला और किसे कम मिला। हम सब जैसे एक ही परिवार की धड़कन थे। मैं उस घर की सबसे बड़ी शैला की सबसे छोटी बेटी थी। शायद इसलिए मुझे उस पूरे घर पर सबसे ज़्यादा ही अधिकार था। मेरी बड़ी नानी का वास्तविक नाम कैलाश था। गांव में उन्हें प्यार से शैला माँ कहा जाता था। मेरी माँ का नाम शैला था, इसलिए शायद। और मेरी छोटी नानी का नाम था गंगा, लेकिन उन्हें कोई गंगा नहीं कहता था। सबके लिए वे थी दीदी। मेरी माँ उन्हें दीदी तो नहीं कहती थी, लेकिन बच्चे सब उन्हें दीदी कहते थे, यहाँ तक कि उनके अपने बच्चे भी उन्हें दीदी कहते थे। बचपन में इन संबोधनों को लेकर मैं कभी कभी उलझ जाती थी, लेकिन आज समझती हूँ कि उन नामों में केवल पहचान नहीं थी, उनमें अधिकार था, प्रेम था और रिश्तों की गहराई थी। मेरी शैला माँ बहुत सीधी थी। उनके स्वभाव में एक ऐसी सहजता थी कि जो आज मुझे याद आती है तो मन शांत हो जाता है। मैंने उन्हें कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखा। न किसी को ज़ोर से डांटना, न किसी बात पे झल्लाना, न चिल्लाना। जैसे उनके भीतर धीरज ही धीरज भरा हुआ है। उनकी आवाज़ में शांति थी, उनके व्यवहार में शांति थी और उनके पूरे व्यक्तित्व में एक गहरी स्थिरता थी। जीवन में परिस्थितियाँ कैसी भी रही हो, मैंने उन्हें अधीर होते नहीं देखा।
ऐसा लगता था जैसे उन्होंने जीवन को स्वीकार करना सीख लिया हो। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कुछ लोग हमें उपदेश देकर धैर्य नहीं सिखाते, वे अपने जीवन से धैर्य का अर्थ समझा देते हैं। मेरी बड़ी नानी यानी माँ मेऊ की शैला माँ ऐसी ही थी। और मेरी छोटी नानी जिसे दीदी कहते थे, उनके भीतर अपनी जेठानी के लिए जो प्रेम था वो भी मैंने बचपन से देखा। घर में सबका खाना बन जाता, बच्चे खा लेते, बड़े खा लेते, लेकिन दीदी के लिए सबसे ज़रूरी होता था कि उनकी जेठानी यानी मेरी माँ की माँ, मेरी बड़ी नानी मेऊ की शैला माँ पहले भोजन कर ले। वे सबसे पहले उस जगह को साफ करती, उसे लीपती पोतती, साफ सुथरा करती, पीढ़ा लगाती और बड़े प्रेम से अपनी जेठानी को बैठाती, थाली परोसती, भात दाल सब्जी जो कुछ उस दिन बना होता सब सलीके से देती। उन्हें परोसने के बाद ही वे स्वयं खाना खाती। बचपन में मुझे ये सब बहुत सामान्य लगता था, लेकिन आज लगता है देवरानी जेठानी का ऐसा प्रेम मैंने फिर कभी कहीं नहीं देखा। आज जब किसी घर में रिश्तों के बीच अधिकार की होड़, तुलना और छोटी छोटी बातों का मन मुटाव देखती हूँ तो मन द्रवित हो जाता है। तब मेऊ का वो आंगन याद आता है। मन पूछता है, एक वो प्यार था और आज ये कैसा प्यार हो गया है। वहाँ प्रेम में हिसाब नहीं था, वहाँ सेवा में दिखावा नहीं था, वहाँ रिश्तों में प्रतिस्पर्धा नहीं थी, वहाँ बस अपनापन था। और सबसे सुंदर बात तो ये थी कि उनके बच्चों के बीच भी कभी ये फ़र्क नहीं आया कि कौन किसका है। किसी ने नहीं कहा कि ये मेरे बच्चे हैं, ये तुम्हारे बच्चे हैं। किसी बच्चे को ज़्यादा मिला तो दूसरे ने हिसाब नहीं लगाया, किसी को कम मिला तो किसी ने सवाल नहीं किया। हम सब उसी घर के बच्चे थे। उस घर के आसपास एक और घर था, उद्भट्टिन काकी का। खाना बनाने के बाद अक्सर वे दोनों नानियों के पास आकर बैठ जाती। फिर शुरू होती सुख दुख की बातें, कभी घर की खबर, कभी गांव की बात, कभी किसी की शादी, कभी किसी की बीमारी, और देखते देखते तीनों खिलखिलाने लगती। उनकी हंसी से पूरा आंगन भर जाता। मैं उन्हें दूर बैठकर देखा करती। उनकी बातें पूरी समझ में नहीं आती थी, लेकिन उनकी हंसी समझ में आती थी। आज लगता है जीवन का जो सहज सुख है वो शायद उसी आंगन में सिमट कर बैठा था। न कोई दिखावा, न कोई बनावट, बस साथ बैठना, हंसना और एक दूसरे का सुख दुख सुनना। मेऊ में ऐसी ही एक और महिला थी जिसे मम्मी लोग उमा बहिनी कहते थे। वे अक्सर हमारे घर आया जाया करती थीं। तब मैं बहुत छोटी थी, इसलिए उनके जीवन की कहानी नहीं जानती थी। बहुत बाद में पता चला कि कम उम्र में ही वे परित्यक्ता हो गई थी। उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था। 17 वर्ष की उम्र से उन्होंने अपना जीवन अकेले जिया, लेकिन उनके चेहरे पर मुझे कभी शिकायत नहीं दिखी। उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत गरिमा थी, एक गहरी शांति। उन्होंने किसी के सामने अपने जीवन को रोते हुए नहीं रखा, उन्होंने अपने लिए स्वयं जीवन खड़ा किया। आज उन्हें याद करती हूँ तो लगता है मेऊ ने मुझे स्त्री के कितने रूप दिखाए थे। मेरी बड़ी नानी यानी शैला माँ का धैर्य, मेरी छोटी नानी यानी दीदी का समर्पण और उमा बहिनी की गरिमा, और आगे चलकर आपको पता चलेगा रामवती काकी की ममता। शायद स्त्री को समझने की पहली पाठशाला यही गांव था। फिर आती थी अम्बी माँ। अम्बी माँ यानी मेरी सहेली शोभा की दादी। शोभा मेरी बहुत प्यारी सहेली थी। इसके अलावा मेरी सहेलियों में थी लल्ली, बिट्टू, नीनी, छोटी और रजनी। हम सब की अपनी एक दुनिया थी। बड़ों की अपनी मंडली होती थी और छोटों की अपनी। बड़ों को देखकर हमें लगता था कि उनकी दुनिया बहुत गंभीर है। वे अपनी बातें करते, सुख दुख बांटते, चौपाल जमाते और हमें वहाँ ज़्यादा देर बैठने नहीं दिया जाता।
लेकिन हमें इसकी कोई शिकायत नहीं थी। हमने अपनी ही दुनिया बना ली थी। कभी कोई छोटा सा प्रसंग लेकर उसका नाटक बना देते, कभी लल्ली राजा बनती तो कभी शोभा रानी, तो कभी नीनी माँ बनती तो कभी छोटी साधु। संवाद भी हम खुद बनाते और अभिनय भी खुद करते। कभी कोई गाना सुनाई पड़ जाता तो हम उसी पर नाचने लगते। न कोई मंच था, न कोई निर्देशक, न कोई दर्शक। हम ही कलाकार थे, हम ही दर्शक और हम ही सबसे बड़े प्रशंसक। हमें लगता था हमसे बड़ा कलाकार इस पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं, और फिर हम खुद ही खुश होते। आज सोचती हूँ कितनी बड़ी बात थी वो, बिना किसी साधन के भी खुशी पैदा कर लेना। अम्बी माँ का अपना अलग ही संसार था। वे अपने घर के बाहर मुहाने पर बैठा करती थी, सफ़ेद कपड़े पहने, हाथ में लाठी। खाने के बाद अक्सर वे वहीं आकर बैठ जाती। उनकी छवि बहुत सुंदर थी। चेहरे पर उम्र की रेखाएं थीं, लेकिन व्यक्तित्व में ऐसी गरिमा थी कि गली से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति उनसे बात किए बिना आगे नहीं जा सकता था। वे दूर से ही आवाज़ लगा देती, अरे आ तो, कहाँ जाथस? और सामने वाला चाहे कितनी भी जल्दी में हो, 2 पल रुक ही जाता। फिर अम्बी माँ उसकी खबर पूछती, घर में सब कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, किसी की तबीयत खराब तो नहीं, किसी के घर में कोई परेशानी तो नहीं। उन्हें गांव के लोगों के सुख दुख का जैसे पूरा लेखा जोखा मालूम रहता था। और केवल पूछती ही नहीं थी, अगर किसी को कोई परेशानी होती तो उसे दूर करने की कोशिश भी करती। कभी समझाती, कभी किसी को किसी के पास भेज देती, कभी 2 लोगों के बीच की बात सुलझाती, और जब तक उन्हें संतोष न हो जाए कि सामने वाले की परेशानी कुछ हल्की हुई है, वे उसे जाने नहीं देती थी। बचपन में हम ये सब बस देखते थे। आज समझ में आता है कि अम्बी माँ केवल शोभा की दादी नहीं थी, वे उस गांव की चलती फिरती स्मृति थी। मुहाने पर बैठकर वे जैसे रिश्तों की रखवाली करती थी। उनके पास से गुजरने वाला कोई व्यक्ति केवल रास्ते से गुजर कर नहीं जाता था, वो कुछ देर रुकता था वहाँ, अपना सुख दुख कहता था और फिर शायद थोड़ा हल्का होकर आगे बढ़ता था। गांव का जीवन ऐसा ही था। एक घर की बेटी पूरे गांव की बेटी थी, एक घर का बेटा पूरे गांव का बेटा। किसी एक घर में खुशी आती तो पूरा गांव खुश होता, किसी एक घर में दुख आता तो सबके चेहरे उतर जाते। किसी एक के घर शादी होती तो कई घरों से हाथ मदद के लिए पहुंच जाते। किसी के घर बीमारी होती तो लोग बिन बुलाए पहुंच जाते। और यदि किसी के घर में किसी कारण से चूल्हा नहीं जल पाया तो कोई ये नहीं पूछता था कि क्यों नहीं जला। कई घरों से खाना पहुंच जाता, कहीं से दाल, कहीं से भात, कहीं से सब्जी, कहीं से रोटी। किसी एक घर का चूल्हा बुझता था तो पूरा गांव उसके लिए आग बन जाता था। आज जब रिश्तों में इतनी दूरियां दिखाई देती है, तब वो दुनिया किसी कहानी जैसी लगती है। लेकिन वो कहानी नहीं थी, वो मेरा सच था। मेऊ में भोर बहुत जल्दी होती थी। सूरज निकलने से पहले ही मेरी दोनों नानियाँ उठ जाती। भिनसारे 4 बजे ठंडे पानी से स्नान, तुलसी चौरा पर दीप, धूप की खुशबू, फिर पूजा और सुख सागर का पाठ। मांग में सिंदूर, माथे पर बड़ी सी लाल टिकुली और हाथ में पुस्तक। उस शांत आंगन में बैठी दोनों नानियों की वो छवि आज भी मेरे आँखों में बसी है। फिर गांव के मुहाने पर बने बड़े तालाब की ओर मौसियाँ और दीदी निकलती। रंजना मौसी, निशी मौसी, गायत्री मौसी, शशि मौसी, सरिता मौसी, संगीता दीदी और रश्मि दीदी, जिसे लोग संगो और बेबी कहते थे। नदी के किनारे शिव मंदिर। सूरज की पहली किरण जब उस नदी पर पड़ती या तालाब पर पड़ती तो लगता जैसे तालाब पर सोना बिछ गया हो। मैं भी उनके पीछे जाने की जिद करती, लेकिन 5 साल की बच्ची को तालाब कौन ले जाता। सब मुझे छोड़कर निकल जाती। मैं रोती हुई पीछे भागती, तब दीदी मुझे गोद में उठाकर समझाती, लइका मनुहा नहीं जावे, वहाँ एक ठन जल परी रही थे जो लइका मनला खींच के अंदर ले जाते। बस
जल परी का नाम सुनते मैं डर कर उनसे चिपक जाती। तालाब जाना तो दूर, उसकी कल्पना से भी डर जाती। फिर दीदी मुझे घर में ही नहलाती, मेरी पसंद का खाना खिलाती और मेरा रोना भुला देती। आज लगता है बच्चों को संभालने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए होती, बस किसी अपने की गोद काफ़ी होती है। माँ जब अपने मायके आती तो घर जैसे अचानक जीवित हो उठता। मिट्टी का चूल्हा जलता, चावल के आटे का चीला सिकता, उसकी सौंधी खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती। मेरी पसंद याद रखी जाती। मुझे करेला पसंद था तो दीदी छानी में करेला सुखाकर उसकी सुखरी बनाकर रखती। बेबी दीदी को खट्टी सब्जी पसंद थी, संगीता दीदी को घी पसंद था। किसी की पसंद भूली नहीं जाती थी, क्योंकि उस घर में भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बनता था। वहाँ पर भोजन प्रेम की भाषा थी। मेरे बड़े बाबा गजानन गौरहा जी गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे। गांव में बिजली आए, बच्चों के लिए स्कूल हो, गांव की उन्नति के लिए वे हमेशा आगे रहते। लेकिन मेरे लिए उनका सबसे बड़ा संसार था उनका कमरा। वो मेरी पहली लाइब्रेरी थी। अलमारी में करीने से रखी किताबें, पत्र पत्रिकाएं, पन्नों की वो खुशबू। मैं छोटी उंगलियों से किताबों को छूती। बहुत कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी किताबों के प्रति आकर्षण वहीं से पैदा हुआ। आज जब मैं लिखती हूँ तो लगता है मेरी कलम की पहली स्याही शायद उसी कमरे से आई थी। दूसरी ओर छोटे बाबा सतानंद गौरहा जी का चबूतरा था। वहाँ चौपड़ जमती, पासे फेंके जाते, गोटियां चलती, बड़े लोग खेल में डूबे रहते और हम बच्चे दूर खड़े होकर उन्हें देखते। मंगलवार का दिन हमारे लिए त्योहार होता। मंगलवार बाजार लगता और छोटे बाबा अपनी जेब से निकाल कर मेरी हथेली पर 1 रुपए का सिक्का रख देते। वो 1 रुपया मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं था। उन 1 रुपए में चूसने वाली गोलियां, जलेबी या कोई मनपसंद चीज मिल जाती तो मुझे लगता जैसे आज दुनिया की सबसे अमीर लड़की मैं ही हूँ। खोकसीन काकी का घर भी हमारी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा था। वहां दोपहर ढलते ही रंजना, निशी, गायत्री, शशि, सरिता मौसी और संगो बेबी दीदी का जमावड़ा हो जाता। चाल गोटी खेली जाती, गोटियों की खनक और हंसी से घर भर जाता। फिर पिट्ठुल सावन आता तो मेऊ की मिट्टी महक उठती। बेबी दीदी ओंकार मामा की ढीली सी शर्ट पहनकर बारिश में भीगती और नाचने लगती। पीपर पान डोलथे, बैरी टूरी बोलथे और सब खिलखिलाकर हंस पड़ते। उसी घर के बाबा मुझे देखते तो प्यार से कहते, आ तो तै मोर गिया हंस आ। मैं शर्मा कर दरवाजे की ओट में छिप जाती, कभी भागकर अपने घर चली जाती। वे हंसते, फिर कभी मुझे छत्तीसगढ़ी गीत सिखाते। जब मैं पहली सीख कर आती तो कहते, इम नाच के बता तो, बहुत अच्छा तय नाचथस। उनका वो प्रोत्साहन शायद मेरे भीतर बहुत दूर तक गया। तब मैं नहीं जानती थी कि यही छोटे छोटे प्रोत्साहन किसी बच्चे के भीतर के कलाकार को पैदा कर सकते हैं। उसी गांव में थे मुन्ना लाल मामा। मुन्ना लाल मामा का रेडियो भी मेरी स्मृतियों का एक हिस्सा है। रेडियो इतनी तेज आवाज में बजता कि गीत पूरे मोहल्ले में सुनाई देते और हम अपनी आंगन में उसी गीत पर नाचने लगते। न कोई मंच, न कोई दर्शक, बस आनंद। शाम को चबूतरे पर अप्पा मामा, ओंकार मामा, देवनारायण मामा, नंद कुमार मामा और गांव के दूसरे लोग बैठते। खेती किसानी की बातें, रिश्तों की बातें, गांव के पुराने किस्से, हम बच्चे आसपास खेलते हुए उनकी बातें सुनते। आज लगता है वे चबूतरे गांव के अनलिखे इतिहास के पुस्तकालय थे। ओंकार मामा पूरे मेऊ के दुलारे थे। जब मैं रूठती तो मुझे प्यार से वो जकाड़ो पुकारते थे और जब वे आयुर्वेदिक डॉक्टर बने तब भी गांव से उनका रिश्ता नहीं बदला। मेऊ आते तो घर के बाहर मेज कुर्सी लगाकर बैठ जाते। गांव के लोग अपनी परेशानियां, तकलीफ़ें लेकर उनके पास आते। वे बड़े ध्यान से सुनते, दवा देते, सलाह देते और बिना पैसा लिए उनका इलाज करते।
बड़े बाबा कहते थे ओंकार एक दिन बहुत ऊंचे मुकाम पर जाएगा, और सचमुच लोगों के दिलों में जगह बना लेना किसी भी ऊंचे मुकाम से कम कहाँ है। नंद कुमारी मौसी भी हमारे परिवार की ऐसी ही आत्मीय सदस्य थी। मेरी माँ शैला और नंद कुमारी मौसी के बीच उम्र का जो भी अंतर रहा हो, मौसी आज भी उन्हें उसी पुराने अधिकार से शैला ही कहती हैं। उनका ये संबोधन सुनते ही जैसे पूरा बचपन सामने आ जाता है। और फिर वो रामलीला, मेरी जिंदगी का पहला मंच। 5 साल की गुड्डी को सरस्वती माँ बनाया गया था। मुझे केवल एक शब्द बोलना था, एव मस्तु, लेकिन पर्दा उठा और मैं चुप। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, फिर 15 मिनट कार्यक्रम रुका हुआ था। रावण का अभिनय करने वाला कलाकार भी आखिरकार थक कर बैठ गया। तभी देव नारायण मामा पर्दे के पीछे से आए, मेरी हथेली में एक टॉफी रखी और बोले, अरे भांजी, एव मस्तु बोल दे, कार्यक्रम रुका हुआ है, रावण भी थक कर बैठ गया है। टॉफी मेरे हाथ में आई और मैंने पूरी ताकत से कहा, एव मस्तु। तालियां गूंज उठी। मेरे अभिनय की पहली ताली मुझे उसी टॉफी के बदले मिली थी। त्योहार आते तो मेऊ और भी सुंदर हो जाता। तीज, पोला, होली, दिवाली, ठेठरी, खुरमी, अइरसा, चीला, दिवाली की रात दियों से जगमगाता पूरा गांव। दशहरे के दिन छोटे बाबा बैलगाड़ी सजाते, हम सब बैठकर उसमें पामगढ़ का मेला देखने जाते। रास्ते में नीलकंठ दिखाई देता तो छोटे बाबा कहते, देखो नीलकंठ, आज के दिन इसका दर्शन शुभ होता है। पामगढ़ का रावण दहन देखते, फिर गांव लौटते, बड़ों के पैर छूते, गोड़ लागी और सोनपत्री देते और आशीर्वाद और नेग लेकर खुश हो जाते। जीवन सरल था, साधन कम थे, लेकिन उत्सव बहुत था। मेऊ ने मुझे ममता का एक और रूप दिखाया था, रामवती काकी का। मम्मी बताती हैं कि एक बार राजा राम मामा के घर अत्यंत भावुक घटना हुई जो गांव के हृदय पर अंकित हो गई। राजा राम मामा की फूफी नारायणपुर से आई थी और उनकी गर्भवती बेटी, जिन्हें सब नोनी कहते थे, अपने मामा के घर बरपाली से आई थी। नोनी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ ही घंटों बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। जमहरीन काकी की बड़ी रामवती काकी, जो पूरे गांव के सुख दुख में खड़ी रहती थी, कमरे में पहुंची। नोनी की सांसें टूट रही थी। उसने कांपते हाथों से अपना नवजात बच्चा रामवती काकी की गोद में रख दिया और कहा, काकी, आज से ये बच्चा तोर आए, एला संभाल लेवे। और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। रामवती काकी ने उस बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। उन्होंने कहा, जब तक रामवती के देह में प्राण है, ए लइका अनाथ नहीं कहाए। और उन्होंने अपना वचन निभाया। उस बच्चे का नाम पड़ा रामाधार। रामवती काकी ने पूरे गांव को दिखा दिया कि माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती, माँ वो होती है जो किसी के बच्चे को अपना जीवन देकर पाल ले। मेऊ के घरों में उस समय जाता और ढेकी हुआ करती थी। सुबह महिलाएं अरहर दाल, मूंग दाल कूटती थी, जाता घूमता था, ढेकी की धक धक सुनाई देती थी और साथ में ददरिया गाए जाते थे। वो संगीत किसी रेडियो में नहीं आता था, वो जीवन में आता था। और हमारी छोटी नानी यानी दीदी को घर के पीछे की कोलाबारी से बहुत प्रेम था। वे मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ ले जाती। करेले की बेल, लौकी, कद्दू, भाजी, तरह तरह के पौधे। शायद प्रकृति से मेरा जो प्रेम आज भी बना हुआ है, उनकी पहली जड़ उसी कोलाबारी की मिट्टी में है। फिर समय बदला। धीरे धीरे लोग पढ़ाई और काम के लिए शहर जाने लगे। मिट्टी के घर पक्के मकानों में बदल गए। चबूतरों की चौपालें कम हो गई। जाता और ढेकी की आवाज़ें थम गई। रेडियो की धुनें शांत हो गई। बच्चों की मंडलियाँ बिखर गई और मेऊ भी धीरे धीरे बदल गया। लेकिन मेरे भीतर का मेऊ कभी नहीं बदला। वो आज भी वैसा है, सौंधा, जीवंत, अपना।
हाल ही में जब मैं उसी पुश्तैनी आंगन में खड़ी थी तो हर श्रृंगार का पुराना पेड़ मुझे जैसे पहचान कर मुस्कुरा रहा था। मेरी माँ मेरे पास खड़ी थी। मैंने नीचे झुककर लाल मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई, माँ का हाथ अपने हाथ में लिया और मेरे भीतर जाने कितने वर्षों से जमा स्मृतियों का सैलाब उमड़ पड़ा। मैं कहती गई, माँ याद है तुम्हारी माँ का वो धीरज, दीदी का तुम्हारे लिए इतना प्रेम, उद्भट्टिन खाकी की हंसी, उमा बहनी की गरिमा, अम्बी माँ का मुहाने पर बैठना और हर राहगीर को रोककर उनका सुख दुख पूछना, शोभा, लल्ली, बिट्टू, नीनी, छोटी, रजनी का साथ हम लोगों का खेलना, हमारा खुद को दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार समझना, ओंकार मामा का मुझे जकाड़ो कहना, खोकसहीन काकी के बबा का मुझे गिया पुकारना, मुन्ना लाल मामा का रेडियो और छोटे बाबा का 1 रुपया, बड़े बाबा की किताबें, पामगढ़ का मेला, नीलकंठ, रामलीला का मेरा एव मस्तु और रामवती काकी की गोद में पले वो रामाधार काका और वो पूरा गांव जहां एक घर का दुख सबका दुख था और एक घर की खुशी सबकी खुशी। मैं बोलती जा रही थी, माँ की आंखें छलक आई थी। तभी हवा का एक झोंका आया, हर श्रृंगार की डालियां हिली और सफ़ेद नारंगी फूलों की एक पूरी बारिश हम दोनों की गोद में आ गिरी। मैं कुछ पल चुप रही। मुझे लगा जैसे उस पुराने आंगन ने मुझे पहचान लिया है, जैसे हर श्रृंगार कह रहा हो, कहाँ चली गई थी गुड्डी, बहुत देर कर दी थी लौटने में। मैंने मिट्टी की वो मुट्ठी अपने माथे में लगाई और मन ही मन कहा, मेऊ तू मेरे लिए एक गांव ही नहीं है, तू मेरा बचपन है, मेरे जड़ों की पहली पाठशाला है। तूने मुझे किताबों से पहले रिश्ते पढ़ना सिखाया। तूने मुझे धैर्य का अर्थ मेरी बड़ी माँ की आंखों से समझाया, सेवा का अर्थ दीदी के हाथों से, गरिमा का अर्थ उमा बहनी से, ममता का अर्थ रामवती काकी से, अपनापन अम्बी माँ से और सपने देखने का साहस उन तमाम लोगों से जिन्होंने मेरी छोटी कला पर भी ताली बजाई। तूने मुझे बताया कि परिवार केवल खून के रिश्तों से नहीं बनता, परिवार वहाँ बनता है जहाँ किसी एक के आंसू देखकर दूसरे की आंखें भी भर आए, जहाँ किसी एक का चूल्हा बुझ जाए तो दूसरे घरों की आग उसके लिए जल उठे, जहाँ किसी एक घर की बेटी पूरे गांव की बेटी हो, जहाँ किसी एक का बच्चा पूरे परिवार का बच्चा हो, जहाँ प्रेम का कोई हिसाब न रखा जाए। आज मेरा बचपन मेरे साथ नहीं चलता, लेकिन जब भी मैं मेऊ जाती हूँ वह मुझे वहीं मिल जाता है। कभी तुलसी चौरा के पास, कभी चूल्हे की आंच में, कभी माँ और दीदी के पढ़ते उस सुख सागर के पन्ने में, कभी तालाब की घंटी में, कभी अम्बी माँ की आवाज़ में, कभी सहेलियों की खिलखिलाहट में, कभी रेडियो की धुन में, कभी किसी पुराने छत्तीसगढ़ी गीत में और कभी हर श्रृंगार के फूलों की तरह चुपचाप मेरी गोद में आ गिरता है। तब मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन मरा नहीं है, वो आज भी वहीं है, मेऊ के उसी पुराने आंगन में हर श्रृंगार के फूलों के साथ रोज झरता हुआ, और मैं उन फूलों के बीच आज भी दौड़ रही हूँ, मेऊ की वही प्यारी सी छोटी सी नन्ही गुड्डी।